स्नोबर के कॉलेज की तरफ जाते हुए दोनों बाप बेटी खुशगपियों में मसरूफ थे। फिर तभी स्नोबर ने इस बात का जिक्र किया कि बाबा, आप मम्मा की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, इसलिए मम्मा भी घर के कामों से उचाट हो चुकी हैं और हमसे भी खिंची खिंची रहती हैं। असल में वो आपके रवैये की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मम्मा के साथ अच्छे बर्ताव से पेश आएं ताकि इस घर की खुशियां वापस आ सकें। हाँ बेटी स्नोबर, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं काम की मसरूफियात और दूसरी टेंशन की वजह से कभी तुम्हारी माँ पर तवज्जो ही नहीं दे सका। मुझे भी अक्सर अपने इस रवैये पर अफसोस होता है, लेकिन आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने रवैये को यकसर तब्दील कर दूं और तुम लोगों के साथ वक्त गुजारूं। आसिफ की ये बात सुनकर स्नोबर बेहद खुश हो गई और बाप से वादा लेने लगी कि अब कभी वो अपने इस इरादे को फरामोश नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेटी को बिल्कुल ठीक ठाक और खुश देखकर आसिफ का दिल बाग बाग हो चुका था। फिर उसे याद आया कि उसने तो कब से अपने अल्लाह ताला का शुक्र तो दूर की बात उसे याद तक नहीं किया था। इंशाअल्लाह चंद दिन में ही घर में कुरान खाने का एहतमाम करूंगा ताकि ये तमाम नहूस्तें मेरे घर से टल सकें। आसिफ ने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया। थोड़ी ही देर बाद स्नोबर का कॉलेज आ गया और वो गाड़ी से उतरकर कॉलेज के अंदर दाखिल हो गई। सलमान जिन अभी तक स्नोबर के जिस्म के अंदर मौजूद था, लेकिन अब उसने स्नोबर के दिमाग पर अपनी गिरफ्त ढीली कर दी थी ताकि वो थोड़ा बेहतर महसूस कर सके और उसकी तकलीफ कम हो जाए। स्नोबर के कॉलेज में दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि थोड़ी देर पहले जो लड़की कार में इतना खुश थी, अब उसका चेहरा मुरझा सा गया था। हो ना हो जरूर के उदासी का ताल्लुक इस कॉलेज से ही जुड़ा हुआ है। क्लास में दाखिल होने के बाद स्नोबर चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। हालांकि क्लास की दूसरी लड़कियां और लड़के एक दूसरे से गपशप में मसरूफ थे, मगर स्नोबर किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही थी। वो तो यूं मिट्टी का बुत बने बैठी थी जैसे उसे किसी से कोई सरोकार ही ना हो। एक दो मर्तबा उसकी दोस्तों ने उससे फ्री होने की कोशिश की, मगर उसने उन्हें सख्ती से झिड़क दिया। छुट्टी तक स्नोबर की यही हालत रही। सलमान का दिल बहुत चाह रहा था कि किसी तरह इसे इस बात का पता चल जाए कि आखिर स्नोबर कॉलेज में आकर इतना उदास क्यों हो गई है, मगर वो किसी से कोई बात करती तो उसे कुछ पता चलता ना। कॉलेज से छुट्टी हुई तो स्नोबर गेट से बाहर निकलकर सलमान को फोन करने लगी, मगर फिर जैसे ही उसकी नजर सामने की तरफ पड़ी, उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसका वही भाई सलमान जो छुट्टी के बाद भी कम से कम आधा घंटा लेट आता था, आज तो बगैर कॉल किए ही गेट के बाहर मौजूद था। स्नोबर जैसे ही घर के पास पहुंची और गेट खोलकर अंदर बैठने लगी, स्नोबर के अंदर मौजूद सलमान जिनको एक सरगोशी सी सुनाई दी। उस्ताद, रेहान को शक हो गया है कि मैं वो पहले वाला सलमान नहीं रहा। आज तो उसने मुझसे कह भी दिया कि मुझे 1% भी यकीन नहीं कि तुम वही पहले वाले सलमान हो। आज तो मैंने बड़ी मुश्किल से इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं उस्ताद रेहान को मुतमईन करने में कामयाब हो सकूंगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि इससे पहले के हालात मजीद बिगड़ें, जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी जगह पर लौट आओ। हमजाद की बात सुनकर सलमान को झटका सा लगा और वो खौफजदा हो गया। क्या पहले मुसीबतें कम थीं जो एक नई मुसीबत आन पड़ी है? एक तो मैं पहले ही काफी अरसे से घर नहीं गया, पता नहीं मेरे माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी और वो क्या कुछ सोच रहे होंगे, और अब पता नहीं उस्ताद रेहान को मुझसे क्या बैर हो गया है। ये बंदा तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। या मेरे खुदा, मुझे इस मुसीबत से निकाल। एक तो पहले ही मुझे स्नोबर की उदासी की वजह पता नहीं चल रही, और अब ऊपर से ये दूसरी मुसीबत आन पड़ी है। आप अगर मैं स्नोबर को छोड़कर मदरसे वापस जाता हूँ तो उसकी उदासी की वजह कैसे मालूम होगी, और अगर मैं मदरसे वापस नहीं जाता तो यकीनन एक ना एक दिन उस्ताद रेहान को ये मालूम हो जाएगा कि मैं एक जिन हूँ। इस तरह तो मुझे मदरसे से निकाल दिया जाएगा, और अगर मुझे मदरसे से निकाल दिया गया तो फिर मैं इंसानों के साथ भी नहीं रह सकूंगा, और उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फिर मैं कभी स्नोबर से नहीं मिल सकूंगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा।
मुझे स्नोबर के जिस्म से निकलकर मदरसे वापस जाना ही होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब स्नोबर और उसका भाई सलमान घर पहुंचे तो स्नोबर ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी माँ दुर्रे शहबार नौकरानी सलमा के साथ किचन में खाना पकाने में मसरूफ थी। मामा, आज खैर तो है, आप किचन में कैसे काम कर रही हैं? स्नोबर ने माँ को किचन में देखकर हैरान होते हुए पूछा। स्नोबर, आ गई तुम? मैं तुम्हारे लिए ही खाना बना रही थी, और हाँ, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? कॉलेज में सब ठीक ठाक रहा ना? दुर्रे शहवार ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ मामा, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे भला क्या होना है, और खैर तो है। आज बाबा ने भी 2-3 बार फोन करके मुझसे यही पूछा है, और सबसे अजीब बात तो ये थी, आज सलमान मेरी छुट्टी से पहले ही मुझे लेने के लिए कॉलेज के बाहर मौजूद था, और आप भी आते ही मेरी तबीयत का पूछ रही हैं। और भला ये सब खाना किस खुशी में बन रहा है? वो असल में बीबी जी, आपको इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिला है ना, इसी खुशी में आज आपकी पसंद का खाना पक रहा है। सलमा ने चहकते हुए स्नोबर को जवाब दिया, लेकिन फिर अगले ही लम्हे जब उसकी नजर दुर्रे शहवार के चेहरे पर पड़ी तो उसे अपनी संगीन गलती का एहसास हो गया। दुर्रे शहवार कहर ज़दा नजरों से उसे घूरे जा रही थी। क्या मतलब सलमा, तुम कौन सी मुसीबत की बात कर रही हो? स्नोबर ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं नहीं बीबी जी, वो तो मेरे मुंह से निकल गया, सलमा ने खसमसाते हुए जवाब दिया। स्नोबर, तुम छोड़ो इसकी बातों को, इसका तो दिमाग चल गया है। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। दुर्रे शहवार ने इस कदर सख्त लहजे में कहा कि स्नोबर के लिए मजीद कोई सवाल करना दुश्वार हो गया। इस वक्त तो वहां से चली गई, मगर सलमा की कही हुई बात उसके दिमाग में खटकती रही। खाना खा लेने के बाद जब सलमा किचन में बर्तन धो रही थी तो स्नोबर एक बार फिर से किचन में आ गई और सलमा से कहने लगी कि सलमा, तुम किस मुसीबत की बात कर रही थी? सलमा ने जो ही स्नोबर की आवाज सुनी वो एकदम से हैरान और परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आई कि अब वो स्नोबर को क्या जवाब दे। नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो बस बेध्यानी में मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई। आप मेरी बात का यकीन क्यों कर रही हैं? सलमा ने उसके सवाल पर इस कदर परेशान होते हुए जवाब दिया तो स्नोबर को यकीन हो गया कि ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। सलमा, तुम ऐसा करो, जल्दी से बर्तन धो लो और फिर मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। स्नोबर ने उसे हतमी लहजे में कहा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निकाल। सलमा जब तक बर्तन धोती रही वो इसी बारे में सोचती रही कि आखिर अब सलमा को किस तरह मुतमईन करे, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तकरीबन आधा घंटा गुजर जाने के बावजूद भी जब सलमा स्नोबर के कमरे में ना पहुंची तो वो दोबारा उसे तलाश करते हुए किचन की तरफ निकल आई, मगर किचन में तो कोई भी नहीं था। स्नोबर ने सलमा की तलाश में पूरा घर छान मारा, मगर उसे सलमा कहीं नहीं मिली। आखिरकार वो थक हार कर घर के चौकीदार के पास पहुंची और सलमा से मुतालिक पूछने लगी तो उसने बताया कि बीबी जी, सलमा तो आधा घंटा पहले ही यहाँ से चली गई है। वो बहुत जल्दी में लग रही थी और मुझे कहकर गई है मैं मजीद 2-4 दिन काम पर नहीं आऊंगी। चौकीदार की बात सुनकर तो स्नोबर सोचती सी रह गई और सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि सलमा बगैर बताए ही यहाँ से चली गई। स्नोबर को सलमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है, इससे पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। स्नोबर गुस्से से पांव पटकती हुई अपनी माँ के कमरे में जा पहुंची और गुस्सीली लहजे में पूछने लगी, मम्मा, ये सलमा अचानक कहाँ चली गई? सलमा चली गई? क्यों? क्या वो तुम्हें भी बता कर नहीं गई? और वो इतनी जल्दी कैसे चली गई? दुर्रे शहवार ने बजाते खुद हैरान होते हुए एक साथ कई सवाल दाग दिए। मुझे क्या पता मम्मा कि वो क्यों चली गई, मैं तो खुद अभी चौकीदार से पूछने गई थी तो उसी ने मुझे बताया कि वो तो चली गई है। स्नोबर का जवाब सुनकर दुर्रे शहवार ने उसे अजीब नजरों से घूर कर और फिर चुपते हुए लहजे में बोली, तुम सलमा का क्यों पूछ रही हो? तुम्हें भला उससे ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो यूं पागलों की तरह पूरे घर में भागी भागी फिर रही हो? जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। नहीं मम्मा, मैं तो बस वैसे ही जानना चाह रही थी, आखिर वो बिना बताए इतनी जल्दी में क्यों चली गई, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? स्नोबर ने माँ को जवाब दिया और फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। सलमान मदरसे के बागीचे में पहुंचा तो वहां उसे अपना हमजाद बेचैनी से टहलता हुआ नजर आ गया।
तुम यहाँ इतनी बेचैनी से क्यों टहल रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? शुक्र है मेरे आका आप पहुंच गए, वरना मेरे लिए तो यहाँ मजीद रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर मजीद कुछ देर आप ना आते तो शायद मैं यहाँ से भाग ही जाता। हमजाद ने खौफ के मारे कांपते हुए जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ? क्या उस्ताद रेहान को पता चल गया है कि मैं एक जिन हूँ और तुम मेरे हमजाद हो? सलमान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं नहीं मेरे आका, उस्ताद रेहान को तो मैंने किसी न किसी तरह संभाल ही रखा था, लेकिन अब की बार इससे भी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हमजाद ने लरसते हुए लहजे में जवाब दिया। तुम आखिर सीधी तरह मुझे क्यों नहीं बता देते कि आखिर बात क्या है? इस तरह पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? सलमान को हमजाद के इस तरह घुमा फिरा कर बात करने पर शदीद गुस्सा आ गया था। वो मेरे आका, असल में बात यह है कि पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? जल्दी से कहो क्या मामला है? सलमान जिनको गुस्सा आ गया। हमजाद ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा कि वो आपके वालिद माजिद इब्राहिम इस वक्त उस्ताद रेहान और नगरान के कमरे में मौजूद हैं। वो आपसे मिलने आए हैं क्या? सलमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जी, तभी मैं यहाँ इस तरह सबसे छुप के आपका इंतजार कर रहा था। उन्होंने मुझे बुलवाया था। एक कासिद तो मुझे अपने साथ ही ले जाना चाहता था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रवाना किया और कहा कि मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। ये मैं ही जानता हूँ कि इस इंसान को मैंने कैसे टाला है। आका, ये इंसान बहुत चालाक चीज होता है। इसे धोखा देना ये कोई खाला जी का घर नहीं है। हम शक्ल ने जल्दी जल्दी अपनी परेशानी बयान की, मगर सलमान ने उसकी बातों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। वो खुद एक नई मुश्किल में पड़ चुका था। उसका गुमान मुकम्मल होने जा रहा था कि क्या इसके बाप को उसके इरादों और उसकी इन हरकतों का पता चल चुका है कि उसने ना सिर्फ एक इंसान लड़की से मोहब्बत का जुर्म किया है, बल्कि उसके जिस्म में भी दाखिल हो गया। और तो और उसने जिन्नाती कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए अपना हमजाद भी तख्लीक कर लिया है। वो सोचों में गुम था और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे अपनी असल शक्ल में आकर हमजाद को वापस भेज देना चाहिए। वो खुद को किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होता महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि अब वो अपने बाप को क्या जवाब देगा। अभी तो स्नोबर से मेरा तारुफ भी नहीं हुआ तो और मेरा भांडा ही फूटने वाला है। अब मैं क्या करूं? सलमान ने बेबसी से सोचा। मेरे लिए क्या हुक्म है आका? हमजाद ने सलमान को उलझन में देखकर पुकारा और अपने होने का एहसास दिलाया। अब दफा हो जाओ, चलो जाओ, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हमजाद को सलमान का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर वो अपने आका को कोई जवाब भी नहीं दे सकता था। उसने बस इतना कहा, जो हुक्म आका, और गायब हो गया। सलमान अपने असल हुलिये में लौट आया था। पहले तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो तो काफी अरसा से घर भी नहीं गया। अब अब्बा वजह पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? और अगर उस्ताद रेहान ने उन्हें कोई ऐसी बात कर दी कि जिससे उन्हें मेरी हमजाद वाली हरकत का शक हो गया तो फिर क्या करूंगा? वो यही सब सोचते हुए मरे मरे कदमों के साथ निगरान के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे वही कासिद मिल गया और उसे देखकर फौरन उस पर गुस्सा होने लगा। मैंने ही कितनी देर पहले तुम्हें बुलाया था और तुम अब आ रहे हो? गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। निगरान बहुत नाराज हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से मुझे भी डांट पड़ गई। वो बोले ही जा रहा था, मगर सलमान तो उसकी बातों से बेनियाज कुछ और ही सोचों में गुम था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसके बाप की नजर उस पर पड़ी। उसकी फूली हुई सांसों को देखकर उसके बाप के चेहरे पर अजीब सी परेशानी उमड़ आई। इससे पहले कोई और कुछ कहता, उसका बाप इब्राहिम उसे पनाहे मोहब्बत से देखता हुआ फौरन उठा और तेजी से आगे आकर उसे गले लगते हुए बोला, शुक्र है सलमान कि तुम बिल्कुल खैरियत से हो। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था कि तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तुम्हें तो देखने को भी नजरें तरस गई थी। शुक्र है खुदा का कि तुम खैरियत से हो। जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके मुंह से बमुश्किल ये अल्फाज अदा हो सके। तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ की तुम्हारे फिराक में क्या हालत है। वो दिन रात तुम्हें याद करती है। उसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारे पास जाऊं और तुमसे मिलकर तुम्हारी आफियत मालूम करके आऊं। उसे तुम्हारी फिक्र ने काफी कमजोर कर दिया है। इसके पास बस एक काम है कि दिन रात तुम्हें याद करती रहे।
मैं तो तुम्हारे इस तरह गायब होने पर बहुत गुस्से में था, लेकिन घर से निकलते वक्त उसने वादा लिया कि मैं तुमसे कुछ ना कहूं। ये सब सुनकर सलमान को माँ की याद शिद्दत से आने लगी और उसकी आंखें भर आईं। जब्त के बावजूद भी वो अपने आंसुओं को बहने से ना रोक सका और बाप के गले लग गया। उसके आंसू उसके बाप के सीने में जज़ब हुए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, फिर क्यों रो रहे हो? बस वो माँ की याद आ गई बाबा, सलमान ने आंसू साफ करते हुए कहा। अगर इतना ही प्यार करते हो अपनी माँ से तो फिर घर क्यों नहीं आए? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सलमान के पास अपने बाप के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बस नजरें झुकाए जमीन को घूरता रहा। इससे पहले कि उसका बाप कुछ कहता, रेहान उस्ताद, जो दोनों बाप बेटों की मोहब्बत को तवज्जो से देख रहा था, वो इस मंजर से पूरी तरह मुतासिर हो चुका था। इब्राहिम, तुम्हारा बेटा इस कदर ज़हीन और काबिल है कि पूरा मदरसा इसका मुतारिफ है। इसका कोई अमल बेफायदा नहीं हो सकता। अगर वो इतने दिन घर नहीं आया तो जरूर किसी इल्मी सरगर्मी में मसरूफ रहा होगा। तुम तो बहुत खुशकिस्मत बाप हो जिसे ऐसा होनहार बेटा रब ताला की तरफ से मिला है। रेहान उस्ताद के मुंह से अपने बेटे की इस कदर तारीफ सुनकर इब्राहिम पर तो जैसे एक नशा सा सवार हो गया। उसके रोए रोए में खुशी दौड़ गई और उसने एक बार फिर पूरी शिद्दत से अपने बेटे को गले लगा लिया। फिर दोनों बाप बेटा ऑफिस से उठकर मदरसे के बाग में आगे और वहां हरी हरी घास पर बैठ गए। सलमान ने इस बात को महसूस किया कि कमरे में तो उसका बाप किसी से निहाल हुआ जा रहा था और अब यहाँ बाग में बैठते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? थोड़ी देर पहले तो अच्छे खासे थे। बेटा, असल में मैं तुमसे एक और जरूरी बात भी करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें कैसे बताऊं। बेटा, हम बड़ी मुश्किल में हैं। बाबा, बात को इतना क्यों घुमा रहे हैं? सीधा सीधा बताएं, क्या परेशानी है? सलमान ने अपने बाप को हौसला दिया कि वो बात को जारी रख सके। बेटा, असल में बात यह है कि तुम्हारी माँ तो पहले ही तुम्हारी जुदाई की वजह से बहुत परेशान थी, मगर अब क्लास जिन की वजह से और भी परेशानी में मुब्तला हो गई है। क्लास जिन? ये कौन है बाबा, और इसकी वजह से माँ को क्या परेशानी है? सलमान हैरान होते हुए पूछा। बेटा, असल में क्लास जिन कबीले के सरदार का खास मुलाजिम है और उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो कबीले के तमाम जिन्नात पर नजर रखे और कबीले में उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी की खबर लेता रहे। पहले तो हमने उसे ये कहकर मुतमईन कर रखा था कि तुम अपने मामा के यहाँ रहने चले गए हो, लेकिन अब जब तुम इतने दिनों से गायब हो तो उसे शक पड़ गया है कि हम उससे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अब तो वो हर हफ्ते आ धमकता है और तुम्हारा पूछने लगता है। अब हमारी बातों से मुतमईन नहीं हो रहा और कभी इम्कान है कि अगर मजीद कुछ दिन उसने तुम्हें वहां मौजूद ना पाया तो कबीले के सरदार को इतला दे देगा, और अगर ये बात कबीले के सरदार तक पहुंच गई तो वो उसकी पूरी छानबीन करेगा, और अगर छानबीन हुई तो हमारा झूठ भी पकड़ा जाएगा। इसलिए तुम मेरी बात मानो और कबीले वापस चलो। अगर तुम ना आए तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तुम्हें तो मालूम है कि सरदार कितना जालिम है। वो तो छोटी छोटी बातों पर सख्त सजाएं देता है, और अगर उसे पता चल गया कि तुमने इंसान के साथ रहकर कबीले के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है तो पता नहीं जुल्म के कितने पहाड़ तोड़ डालेगा वो। फिलहाल क्लाश को मुतमईन करना बहुत जरूरी है। अगर वो मुतमईन हो गया तो शायद दोबारा तुम्हारी टो में ना आए, मगर फिलहाल तो वो शक में मुब्तला है और आए रोज हमें धमकियां देकर गया है कि अगली बार मैं यहाँ आया और सलमान मुझे ना मिला तो मैं तुम्हारी शिकायत सरदार से कर दूंगा। बस इस धमकी को सुनने के बाद से तुम्हारी माँ बिस्तर से लग पड़ी है। उसे हर वक्त बस तुम्हारी ही फिक्र खाए जा रही है कि कहीं तुम सरदार के औताब का शिकार ना हो जाओ। सलमान, तुम तो जानते हो ना कि एक ही इकलौती और ऊपर से जवान औलाद का क्या दुख होता है। बाबा, अगर हम वो कबीला छोड़ दें और यहाँ इंसानों के आबादी में इंसान बनकर इनके साथ रहें तो क्या ये मुमकिन है? सलमान की बात सुनकर इब्राहिम की लहू रंग आंखें पूरी तरह सुर्ख हो गईं। वो इस हैरानी से अपने बेटे को देखने लगा जैसे उसने कोई ऐसी बात कह दी जो तसव्वुर से भी ज्यादा खतरनाक हो। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? खबरदार, जो आइंदा ऐसा सोचा
लेकिन बाबा, कितने ही जिन्नात इंसानी आबादियों में रहते हैं और इंसानों को कभी पता तक नहीं चलता कि वो जिन्नात हैं। अगर वो रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? सलमान ने अपनी बात के हक में दलील दी। चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। ऐसा कुफ्र मत कहो जिसे सुनकर मेरी रूह भी आलूदा हो जाए। मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं इंसानों के बीच रह रह कर कहीं तुम भी इन्हीं की तरह खुद गर्ज और कीना परवर ना हो जाओ। और आज तुम बिल्कुल वैसे ही बातें कर रहे हो। तुम्हें किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं है। बेटा, इंसान बहुत मुफाद परस्त होता है। वो तो अपने सगे रिश्तों तक को पामाल करने में लगा हुआ है। उसे ना अपनी दुनिया की फिक्र रही है और ना आखिरत की। इंसानों की आबादी में तो हर तरफ नफसा नफसी का आलम है। जल्द या बदेर इन पर अल्लाह का अजाब आने ही वाला है, और मैं तो कम से कम ऐसे लोगों के बीच नहीं रह सकता जिन पर अल्लाह की नाराजगी बरसने वाली हो। तुम देख लेना, इंसानियत का अंजाम बहुत इबरतनाक होने वाला है। सलमान का बाप जैसे चीख ही पड़ा था। सलमान को शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपने बाप को मुश्ताइल कर दिया है, मगर इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था। आज नहीं तो कल उसे अपने बाप को इस बात पर कायल करना ही पड़ना था, क्योंकि स्नोबर को हासिल करने के लिए उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। सलमान को किसी न किसी तरह अपने बाप को राजी करना ही था, क्योंकि अगर वो अपने बाप की बात मानकर कबीले वापस चला जाता और फिलहाल क्लाश को मुतमईन भी कर देता तो इसका कोई फायदा नहीं होना था, क्योंकि क्लाश के दिल में तो शक बैठ चुका था। आखिर वो कितने दिन तक सलमान की मुलाकात से मुतमईन रहता? आज नहीं तो कल सलमान को यहाँ वापस लौटना ही था, और तब यही मसला एक बार फिर खड़ा हो जाता। इसलिए बेहतर रास्ता यही था कि वो अपने वालिद को यही इंसानों के साथ रहने पर राजी करता। मगर बाबा, जो जिन्नात यहाँ इंसानों के साथ रहते हैं, आखिर वो भी तो हमारी तरह जिन ही है ना? वो यहाँ रहकर कोई इंसान तो नहीं बन गए? नहीं मेरे बच्चे, वो जिन्नात नहीं बल्कि शैतान के चेले हैं। वो तो अपनी हदूद को भूल चुके हैं। जिस तरह इंसानों की कुछ हदूद हैं, इसी तरह जिन्नात की भी हदूद होती हैं। बहुत जिन्नात तो यहाँ इंसानों के साथ रह रहे हैं। उनका तो ना कोई मजहब है और ना ही कोई कबीला। तुम आखिर इन जिन्नात से अपना मवाजना क्यों कर रहे हो? पहले तो तुमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, फिर अब क्या हो गया है? देखो, अगर तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं क्लाश को कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। लेकिन तुम जो ये मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहने की बात कर रहे हो, ये नामुमकिन है। यहाँ रहने से तो बेहतर है कि वहीं रहकर सरदार की सजा मंजूर कर लें और फिर वहीं मर जाएं। चलो, कम से कम अपने कबीले में रहकर तो मौत नसीब होगी। बाप की बात सुनकर सलमान को लगा कि वो कभी अपने बाप को इस बात पर राजी नहीं कर सकेगा। इसीलिए उसने बात को समेटते हुए कहा कि बाबा, आप यहीं इंतजार करें, मैं उस्ताद रेहान से बात करके आता हूँ। अगर वो मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दे दें तो मैं अभी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। ठीक है बेटा, तुम जल्दी से पूछ कर आओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाप की बात सुनकर सलमान उठकर चला गया तो इब्राहिम वहीं घास पर बैठकर आसमान को तकने लगा। अब वो पहले की निस्बत काफी मुतमईन नजर आ रहा था। सलमान को उस्ताद रेहान की सिफारिश पर कुछ दिन के लिए मदरसे से छुट्टी मिल गई थी और वो अपने बाप के साथ कबीले जाने के लिए रवाना हो गया था। इधर स्नोबर की हालत थी कि वो सलमा वाली बात की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सलमा क्या बात करना चाह रही थी और फिर वो इस तरह गायब क्यों हो गई। तभी उसकी माँ दुर्र शहवार उसके कमरे में आई और बेटी को परेशान देखकर उससे बातें करने लगी, और तभी बातों बातों में स्नोबर ने अपनी परेशानी की वजह माँ को बता दी। स्नोबर की बात सुनकर दुर्र शहवार के जहन में आया कि उसे अपनी बेटी की मुश्किल आसान कर देनी चाहिए, और तभी वो स्नोबर से बोली कि बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सलमा क्या कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। क्यों मामा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करूंगी? स्नोबर ने हैरान होते हुए पूछा। बेटा, असल में बात ही ऐसी है कि तुम तो क्या, कोई भी इस बात पर यकीन ना करे। चलो, अब खामोशी से जो कुछ कहना चाहती हूँ वो सुनो, और इसे सुनकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। वादा? जी मम्मा, मैं वादा करती हूँ
कि आपकी बात सुनकर परेशान नहीं होगी और इस बात का यकीन भी रखूंगी। उसने अपनी माँ को यकीन दहानी कराई तो उसकी माँ शुरू से आखिर तक उसे सारी बात बताती चली गई। मम्मा, ये क्या बकवास है? भला सलमा को मेरे मुतालिक इस तरह की बातें ज़ेब देती हैं क्या? इससे मुतालिक सलमा की कही गई बात सुनकर स्नोबर को तैश आ गया और वो बिगड़ते हुए बोली, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो कम से कम मुझे तो अपनी हालत में कोई तब्दीली नजर आती, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो पहले की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखो बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूं ना, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आपकी बात पर यकीन है, मगर ये सोचकर हैरान हूं कि भला आप जैसी मॉडर्न औरत और जादू टूनों और जिन्नात वाली बातों पर कैसे यकीन कर सकती है? मुझे तो लगता है कि शायद मैं वाकई किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला थी, मगर इसे जिन्नात का नाम दे दिया गया। थोड़ी देर बाद दुर्र शहवार बेटी को मुतमईन देखकर कमरे से चली गई और अपने कामों में मसरूफ हो गई। फिर जब आसिफ अपने ऑफिस से वापस आकर कमरे में पहुंचा तो स्नोबर भी उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंच गई और अपने बाप से बोली कि बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटी, जरूर बताओ कि ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी तेजी से मेरे पीछे चली आई? बाबा, असल में मैं चाहती हूँ कि आप मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं। मुझे लगता है कि मैं ज़हनी तौर पर बीमार हूँ और मुझे कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। क्यों बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी तुम, अब तुम्हें क्या हो गया? आसिफ ने अनजान बनते हुए जवाब दिया और दिल ही दिल में इस बात पर कुढ़ने लगा कि आखिर किसने इसे ये सब बातें बताईं। थोड़ी देर तक बाप बेटी में यही बातें होती रहीं और फिर आसिफ ने स्नोबर को मुतमईन करके उसके कमरे में भेज दिया कि अभी मैं थका हुआ हूँ, शाम को इस बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद जब दुर्र शहवार कमरे में आई तो आसिफ उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगा कि मैंने मना भी किया था कि स्नोबर को कोई बात पता नहीं चलना चाहिए, फिर आखिर उसे ये सब कैसे पता चल गया? अब वो फिर से टेंशन ले रही है और मुझे डर है कि कहीं वो दोबारा उसी कैफियत में वापस ना चली जाए जहां से बड़ी मुश्किलों से निकली है। अभी वो मुझे कह रही थी कि मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ। मैं भला अपनी जवान बेटी की ये बात कैसे मान लूं? वो असल में सलमा के मुंह से एक बात निकल गई तो स्नोबर इस बात के पीछे ही पड़ गई, इसलिए तो बेचारी बिना किसी को बताए काम से चली गई है और पता नहीं अब वापस भी आएगी या नहीं। वो शायद स्नोबर की वजह से इतनी खौफजदा हुई कि उसे अपना हिसाब तक करना याद न रहा। सलमा के अचानक यूं गायब हो जाने और फिर उसकी कही हुई बात को लेकर स्नोबर शदीद ज़हनी दबाव में मुब्तला थी, इसीलिए मजबूरन मुझे स्नोबर को पूरी बात बताना पड़ी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं उसे फिर से मुतमईन कर लूंगी। बेहतर यही होगा कि अब तुम ही उसे समझाओ। आसिफ नागवारी से जवाब देता हुआ बिस्तर पर दराज हो गया। रात के वक्त दुर्र शहवार स्नोबर के पास गई और उसे समझाने लगी कि तुम अब बिल्कुल ठीक ठाक हो, तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारी शादी भी करनी है, इसीलिए हम तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर ये बात बाहर गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। आखिरकार उसने स्नोबर को अपनी बात पर कायल कर ही लिया और उससे मुतमईन करके उसके साथ ही सो गई। जब स्नोबर ने सोने के लिए आंखें बंद की तो वो हर तरह की सोचों से आजाद थी। सलमान का हमजाद इस वक्त तो वहां से चला गया था, मगर हकीकत में तो वो अब भी वहीं मौजूद था, क्योंकि परेशानी के आलम में सलमान इब्राहिम अपने हमजाद को गायब करने वाला मंत्र गलत पढ़ चुका था। हमजाद को सलमान की सारी मसरूफियात के बारे में मालूम हो चुका था। वह यह भी जान चुका था कि सलमान एक इंसानी लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन ये नहीं जानता था कि आखिर वो लड़की रहती कहाँ है। हमजाद को इस वक्त बस यही परेशानी लाहक थी कि आखिर किस तरह उस लड़की तक पहुंचा जा सके, उसका पता किससे मालूम करे। उसके इरादे यकीनन खतरनाक थे और सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये थी कि असल सलमान को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।